हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अति थर्ड हमारी बुक चल रही थी और उसी के अंतर्गत हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों अपना चैप्टर आपका देख रहे थे, महिला जाति और सुधार। इनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने महिलाओं संबंधित चीजों के बारे में और उनकी कुप्रथाओं के बारे में कैसे अंत किया और कैसे समाज सुधारक उनके लिए खड़े हुए, क्या क्या सुधार आपके समाज में हुए, लड़कियां कैसे स्कूल गई, पूरी हिस्ट्री पढ़ी। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जैसे, ज्योतिबा फूले जैसे महान आपके समाज सुधारकों ने इसमें प्रयास किया। मैडम शेखावत रुकैया ने कैसे बाप का प्रयास किया, इन सब के बारे में हम लोग बाप का पढ़े हैं और आपका इनको हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने और इसमें चीजें जोड़ी हुई संबंधित हमने वहां को पढ़ा। ठीक है। और फिर कल हम आपका देख रहे थे बाल विवाह के विरुद्ध कानून आया था 1929 में। उस कानून के विषय में हमने पढ़ा कि कैसे उसमें महिला और पुरुष की शादी की जो एज है वहां उसको निर्धारित किया गया था। क्या किया गया, उसको निर्धारित किया गया कि पहले कि 16 और 18 वर्ष रखी गई, अब 18 और 21 रखी गई है। क्लियर है। इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो एक बार पीछे अगर कुछ पूछना है कि ताराबाई सिंधे का क्या योगदान रहा है इसके अंतर्गत आपको पूछना है, और उसके बाद आपका पंडित आपके रामाबाई का क्या योगदान है। ठीक। और एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, ऐसी घोष करके महिला थी, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक। और मुमताज को भी हमने पढ़ा, आर्य समाज ने भी कैसी, और ये थी राज सुंदरी देवी का भी योगदान क्या है। ठीक। इन सभी को हमने देखा कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षाओं पर किस प्रकार से जोर दिया है। चलिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जाति और समाज सुधार को हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी जिन आपके समाज सुधारकों का जिक्र किया है, जो भी समाज सुधारक रहे हैं, चाहे आपका ज्योतिबा फूले हो, राजा राम मोहन राय हो, आपका ताराबाई सिंधे हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, या और लोग जो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके समर्थक रूप में उभरे थे, इनमें से कई जातियां गैर बराबरी का भी विरोध थी। देखिए, प्रथा समाप्त करनी थी, लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद का बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि बराबरी गैर बराबरी, हमारी बराबरी की जाति नहीं है, हमसे नीचे का है, उच्च का है। ये बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अब आपका प्रखर रूप से निखरता है। चाहे कितना भी समय हो जाए, कितने भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन जातिगत मुद्दे आज भी कहीं ना कहीं पनपते हैं। राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज की भक्ति परंपरा के समर्थक थे। इसमें सभी जाति की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया कि भैया भक्ति बराबर है और सब लोगों को आध्यात्मिक समानता बराबर है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में समाज सुधार और जैसे मसलों पर जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, उनसे अपने जीवन की जाति और पूर्वाग्रह का बंधनों से निजात पा सकते थे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। ये जाति व्यवस्था का जो है, ये बड़ा आपका कठोर था, और सबसे ज्यादा अगर समाज को किसी ने दुखदायी बनाया है, समाज ने नियम कठोर बनाए हैं और समाज को अगर नीचे किसी ने गिरा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाति व्यवस्था थी। और उसके बाद रूढ़िवादी सोच। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों को स्कूल खोलने लगे। अब क्या हुआ, ईसाई लोग आए, उन्होंने क्या किया, जिन जातियों को यहाँ पर मूल मान्यता नहीं मिलती थी, उनको बराबर नहीं मिल रहा था,
जो ईसाई थे उन लोगों ने आपके स्कूल में बैठाया, बराबर का हक दिया, तो उनको लगा कि हमारे धर्म से अच्छा तो ये है, कम से कम बराबरी का अधिकार तो दे रहा है। बदलती दुनिया अपना रास्ता ढूंढने के कारण साधक साधने लगे। उसी समय बहुत सारे लोग शहरों से निकलकर नई नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर भेजे जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इसमें से मजदूरों की कितनी मांग पैदा हुई थी। शहरों में नालियां बनने जाने लगी, सड़कें बिछने लगी, और क्या था, इमारतों का निर्माण होना था। जो इमारतें हैं उनका निर्माण होना था। शहरों को साफ किया गया और इसके लिए पुलियां, खुदाई, कहले, झोला ढोने वाले इन सब नालियों को साफ कर आपका सफाई कर्मचारियों को रिक्शा खींचने की जरूरत थी। ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगी। इन सारी चीजों को आपका देखा गया। ठीक, तो ये जाति व्यवस्था का सुधार था। चलिए देख लिया। अब देखिए, इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। अब काम करने के लिए लोग जा रहे हैं ताकि जीवन सुधार सके। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे। जो शहर काम करने के लिए गए, निम्न जाति, जिनको पिछड़ा माना गया। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? अन्य जगह, यानी कि देश से बाहर वो काम करने के लिए चले। जैसे असम हुआ, मॉरिशस हुआ, त्रिनाद हुआ और इंडोनेशिया चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी, निचली जाति के लोग गांव में स्वर्ण जमींदार द्वारा उनका जीवन दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। उन्हें लगा बस ये मौका है, जो दमन हो रहा है, जमींदार है, निचली जाति के लोग हैं, हमको परेशान करते हैं, दाबते हैं, बस ये ऐसा पहला मौका मिल रहा है। अगर हम चले जाएंगे, अगर पाप कर निकल जाएंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने शहर जाने का निश्चय किया और शहर के रास्ते बहुत लोग आपका देश से बाहर चले गए। क्लियर है? आज भी आप देखिए, मॉरिशस में जाइए, त्रिनाद में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए। त्रिनाद वगैरह में तो भारतीय, और आपके मॉरिशस में तो मिनी इंडिया बोलते हैं मॉरिशस को। वहाँ भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये वो कौन थे? ये इसी समय जो लोग आपका मजदूरी करने गए थे, यही वो लोग हैं। क्लियर है? यहाँ आपको दिखाया जाएगा। जोल एलन नामक एक कुली जहाज द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाता है। उस तरह कठोर काम करने पड़ते थे, जिससे ज्यादातर मजदूरी निचली जाती होती है। देखिए, ये उनको काम कराने के लिए बाहर लेके जा रहा है। आप इस जहाज को देख सकते हैं, ठीक, कैसे बाहर जा रहा है। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता, कि जो लोग चमड़े का काम करते थे उन्हें आपका ट्रेडिशनल लोग से क्या देखते थे? नीची नजर से देखा था, क्योंकि वे मृतक पशुओं का चमड़ा निकालते थे। काम बड़ा है लेकिन देखने का नजरिया बड़ा छोटा। उन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई, परंतु चमड़े के काम के प्रति जातियां पूर्व रज्ञा की वजह से परंपरागत चमड़ा काम और मोची ही जाति के तैयार कर सकते थे। ट्रेडिशनल था कि जो मोची हैं वही करेंगे। ठीक, लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी हद तक लाभ हुआ। ठीक, जूते बनाते मदिक समुदाय के लोग 19वीं सदी में मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिका एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। अछूत जिसे लोग छूते नहीं थे, अलग हीन दृष्टि से देखते थे। पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और आपका चप्पल जूता को आपका सीने में माहिर थे। ये वो जाति थी जो इस तरह के चप्पल जूते वगैरह को सिलते थे।
या अपनी जो था जूते वगैरह बनाया। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोग जरूरत बढ़ी तो अछूत माने जाने वाले लोग, महार समुदाय के लोग, बहुत सारे महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। ठीक। आप कह रहे हैं गुजरात का दुबला समुदाय बाजार के लिए आम ढोकर ले जाते थे। स्वर्ण जमींदार के पास मजदूरी करते थे, खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन के तमाम छोटे मोटे जो काम है वो भी किया करते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबको सुनने की इजाजत दी गई, ताकि कमरे में को दूषित ना किया जा सके। ऊंची जाति के लड़के पढ़ते थे। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी। ऊंची जाति के लोग अंदर हैं, उन लोगों ने बाहर बैठ के पढ़े, लेकिन समाज ने उनको भले ही तिरस्कार किया हो, विद्या ने उनका तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने बाहर बैठ के भी वो शिक्षा प्राप्त की जो अंदर बैठने वाला कक्षा में विद्यार्थी ना ले पाया। क्लियर है? इसको आप देख सकते हैं। ठीक। तो समाज में कैसा खाई बनी थी आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। आप बात कर रहे हैं समानता और न्याय की। कैसी समानता और आपका कैसा न्याय? 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। कह रहे हैं दूसरा हिस्सा था नॉन जो आपके पंडित थे, उनके भीतर से लोगों ने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सामाजिक समता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू करा। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन घासीदास। इन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल के हरिदास ठाकुर के मोताओं के पंथ में चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वह एक ऐजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का काफी विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, यानी जितने भी सारे मानव हैं वो एक ही जाति के हैं। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, और जाति और मात और दैवन मनुष्य, मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, एक ही जाति है, एक ही ईश्वर है और एक ही पर उन्होंने बात करी। ये है श्री, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, श्री नारायण गुरु। देख रहे हैं आप, इन्होंने बड़ा प्रयास किया था केरल के अंतर्गत सामाजिक समरूपता और एकता को प्रसार करने के लिए। देख रहे हैं, थोड़ा पढ़िए इनके बारे में, देखिए इन्होंने कैसी न्याय और सामाजिक समानता पर जोर दे रहे हैं। इसी सभी पंथ की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति से थे।
उनके बीच ही काम थे, उनके लिए आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया। उन्हें जो उनकी आदतें थी, उनके तौर तरीके थे, उनको बदलने का प्रयास किया। प्रभुशाली जाति का अपमान करने के लिए कसक की थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया कि आपका अपना स्वाभिमान है, उसको ये सब प्रयास करने का। चलिए, आप ऐसे एक समाज सुधारक जो बड़े बाप के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, इमेज देखिए, जिनका व्यक्तित्व इतना महान हो, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए कितना बड़ा प्रयास किया। आप सोच नहीं सकते कि महिला शिक्षा के जीवन में जो सुधार आया है महिलाओं के जीवन में, इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम उनके बारे में जानते ही नहीं है। क्लियर है कि इन्होंने क्या किया है महिलाओं के लिए, किस तरह के आंदोलन इन्होंने लड़े, और इनके जो इन्होंने आंदोलन किया है उनका नेतृत्व करने का मीनिंग क्या था, क्यों वो आंदोलन कर रहे थे, इन सब के विषय में हम लोग आपका कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि गुलामगिरी क्या थी, कैसे उन्होंने लिखा, कैसे महिला शिक्षा पर बात करी, ब्राह्मणों के कैसे जो आपके दावे थे उनको खोलकर हमला बोला, कैसे निम्न जाति के सुधार का प्रयास किया। इन सारी चीजों को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।